साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विद्या सारथी पर। एक बहुत लंबे अरसे के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से हम लोग छोड़े थे लास्ट में, जो करंट अफेयर का टॉपिक हम लोग जेपीएससी के समय चर्चा कर रहे थे, उसी सीरीज को अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग रेगुलर वीडियो लाएंगे ताकि आपको करंट अफेयर या कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जीएस से रिलेटेड है उससे कोई दिक्कत ना हो। तो उसी के क्रम में ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। 8 से 10 टॉपिक यहाँ पे आएंगे। कोशिश करेंगे प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो पसंद आए, आप लोग चाहते हैं कि और ऐसा ही वीडियो आता रहे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जो आपके आने वाले, अच्छा सबसे पहले कुछ जरूरी बातें। ये जो करंट अफेयर अभी शुरुआत कर रहे हैं वो आप किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपके आने वाला जो एग्जाम है एनटीपीसी। उसके बाद अभी जो झारखंड में जो भी एग्जाम जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे एक्साइज कांस्टेबल हो गया, उसके बाद आपका झारखंड पुलिस हो गया, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम कलर का फॉर्म फिलअप हुआ, ये सब एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूपी में अभी जो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो झारखंड हाई कोर्ट का एग्ज़ाम असिस्टेंट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सब वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जानकारी मिलता है उसको नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए जो काम की बातें हैं यहाँ से है। 16 वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग जो अभी चर्चा में था। ठीक है, तो वित्त आयोग का काम क्या है वो आप सबको पता है, कर का बंटवारा करना। तो इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, नीति आयोग के पूर्व सीईओ नीति अरविंद पनगड़िया, तो इनको अभी अध्यक्ष बनाया गया है। इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, और इसमें और जो सदस्य है इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अजय नारायण झा, सौम्या क्रांति, जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा, ये उनके मेंबर हैं जो 16th फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया है। इसके अलावा जो इनका कार्यकाल होगा, जो 16वां वित्त आयोग है, इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। जो भी वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है वो हम 5 साल के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए निर्धारित है, जो 2026-27 से लेकर 2030-31 तक निर्धारित है। और इनको जो अपना रिपोर्ट है वो 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट करना है। तो 16th फाइनेंस कमीशन से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इसके अंदर ही आना चाहिए, इससे बाहर क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। इससे पहले आप लोगों को बताना है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष का नाम आप लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट जो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है, जो भारत रत्न जो 2024 में जो भारत रत्न दिया गया है वो किनको किनको दिया गया है। तो इस साल एक नया रिकॉर्ड बना है, जो 5 लोगों को एक साथ इस बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले कभी ये 5 लोगों को एक साथ नहीं दिया गया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किनको किनको मिला है ये भारत रत्न 2024 जो दिया गया है, ये किनको किनको दिया गया है। तो सबसे पहले इनका नाम याद रख लीजिएगा, MS स्वामीनाथन, जो ये हरित क्रांति के जनक, आप सब पढ़े होंगे हरित क्रांति के बारे, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन जी, इनको मिला है। उसके बाद नरसिम्हा राव, ये जो है जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, इनको भी मिला है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनका संबंध बिहार से है। ये जननायक के नाम से इनको जाना जाता है और पूर्व में बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के जो फाउंडर मेंबर में से एक हैं, इनको मिला। इनका क्रम भी याद रख लीजिएगा, ये 49th नंबर में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, 50वें नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, 91वें नंबर के जो भारत रत्न पुरस्कार वो चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है, और 52वें नंबर पे नरसिम्हा राव को, और 53वें नंबर पे MS स्वामीनाथन। तो अगर क्वेश्चन कुछ भी आता है भारत रत्न से तो आपको इसके अंतर्गत ही आएगा, इससे बाहर आने का कोई उम्मीद नहीं है। तो आप लोग इन 5 का नाम याद रख लीजिएगा, इनका क्रम याद रख लीजिएगा और इनका संबंध किससे है, बस इतना अगर याद रख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाना चाहिए। चलिए ये था आपका सेकंड इम्पोर्टेंट, जो साल 2024 में जो इम्पोर्टेंट घटना घटित हुआ है उनमें से। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है
2024 ये जारी जो किया जाता है वो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस साल का जो विषय था, जो 2024 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हुआ, इसका विषय था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल के एग्जाम में आप देखते होंगे कि ये जो विषय पूछता है, अभी बीपीएससी में जो पेपर हुआ था टीआरई वाला में, तो उसमें देखे होंगे कि बहुत सारा पेपर में ये विषय पूछा था कि कोई भी सम्मेलन होता है तो उससे संबंधित जो विषय है, ठीक है। तो 2024 का विषय याद कर लेना है, ट्रिपल आर, इस पे ऐसे बोल सकते हैं, ट्रिपल आर के नाम पे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। और इसमें से जो अवार्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया है, तो शहर के कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो इंदौर और सूरत ये टॉप है, ये प्रथम स्थान पे आते हैं। और राज्य की बात करें तो राज्य में हम लोग महाराष्ट्र और एमपी, आपको आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंदौर और सूरत, क्योंकि ये इंदौर आप जब से आप जान रहे होंगे, ये जब से ये अवार्ड दिया जा रहा है तब से इंदौर टॉप करता आ रहा है। फिर से ये इंदौर है, लेकिन इस बार सूरत भी है, ठीक है। दोनों शहर को कंबाइंडली दिया गया है, तो आपका सही ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है राम मंदिर। अभी भगवान राम मंदिर काफ़ी सुर्खियों में है। पूरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसको इनॉग्रेशन में गए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो राम मंदिर है, ये नागर शैली का मंदिर है। जो आप लोग मंदिर का निर्माण का शैली आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें से नागर शैली से ये आपका राम मंदिर को बनाया गया है, ठीक है। और इसके जो वास्तुकार है, जो राम मंदिर है, इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांता बी सोमपुरा, इनका नाम याद रख लीजिएगा। और इसके साथ में उनके दो बेटा भी इसमें शामिल थे, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। तो बस आपको चंद्रकांता बी सोमपुरा का नाम तो कम से कम याद रखिएगा, इससे आपको आ, आसानी होगा। अगर क्वेश्चन कुछ यहाँ से आता है तो आप पकड़ पाएंगे। और ये जो राम मंदिर है, ये एल&टी कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल&टी कंपनी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर में 5 मंडप बनाए गए हैं। पांचों मंडप का नाम एक बार याद कर लीजिएगा, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये 4-5 फैक्ट हैं आपका राम मंदिर से संबंधित, ठीक है। तो अभी 1 साल होने जा रहा है, इसलिए ये आपका आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका राम मंदिर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। 5वें नंबर पे जो अभी चर्चा में है और जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, वो है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये 2024 अभी जारी किया गया है। तो इसमें जो भारत का जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें गिरावट आया है। पहले जो 2023 में जो ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक था, उसमें भारत का रैंक था 159, जो अभी बढ़ के हो गया है 2 स्थान डाउन और हो गया, और भारत पहुंच गया है 161 पे, ठीक है। तो भारत का रैंक, अमूमन आजकल के एग्जाम में रैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि भारत का रैंक क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 161। और अगर स्कोर की बात करें, क्या स्कोर भारत का रहा, तो 31.28, ये भी याद रख लीजिएगा। टॉप में था, पहले भी नॉर्वे ही था, फिर से इस साल भी नॉर्वे ही टॉप में है, और सेकंड में है आपका डेनमार्क, ठीक है। तो ये 4-5 यहाँ से आपको फैक्ट याद कर लेना है। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है आपका एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। देखिए फ्रेंड, ये सब बहुत जो चर्चा में रहा है वो सब को ही हम लोग यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। तो बाकी जो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो प्रतिदिन आप 5 से 6 करंट अफेयर, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी रहे, वो डेली आपके हमारे चैनल पे आया करेंगे। आप लोग से बस एक गुजारिश रहेगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 है, इसमें प्रथम स्थान जो मिला है वो दो राज्य को मिला है कंबाइंडली। एक तो है आपका उत्तराखंड और एक है आपका केरला। ये दोनों को कंबाइंडली मिला है, पर टॉप स्थान इन दोनों राज्यों को मिला है। और इनका जो स्कोर है वो है 79। और लास्ट जो पोजीशन है उसमें है बिहार और झारखंड, अपना प्यारा झारखंड भी लास्ट में है, वो है 62 जो है इसका स्कोर है, झारखंड और बिहार दोनों का। अब एसडीजी का बात कर लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप लोग को बताना है कि जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो टोटल कितने निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। आप लोग बताइए। इसमें से एसडीजी 1 जो है, उसमें से बेस्ट परफॉर्मर राज्य है आपका तमिलनाडु, और लास्ट में है आपका बिहार। वहीं उसी प्रकार बात करें एसडीजी 2 का, तो इसमें टॉप में है केरला और सबसे लास्ट में है बिहार। तो आप देख रहे होंगे कि साउथ के जो स्टेट हैं वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और अपना बिहार झारखंड हमेशा लास्ट में रहा है।
तो ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट, बस ये दो राज्य का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बने। उसके बाद बात कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से एक है आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफी चर्चा में है, रिजर्वेशन से संबंधित है। तो जो ये 106 नंबर का संविधान संशोधन है आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसमें क्या बात क्या कहा गया है? जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, इसमें लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में जो महिलाओं के लिए, विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन की बात कहा गया है। मतलब जो भी अब चुनाव होंगे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के लिए, उसमें से विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन होगा। और ये जो रिजर्वेशन होगा ये 15 साल के लिए निर्धारित किया गया है। और इसके लिए संविधान में आर्टिकल 330 ए और 332 ए को इसमें ऐड किया गया है। तो यही था आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। और आज का एक और लास्ट टॉपिक है जो आपके करंट अफेयर में शामिल किया गया है, वो है जो कंपनियां का जो श्रेणियों का वर्गीकरण होता है उससे संबंधित एक चर्चा में था, तो उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए क्या है ये। तो कंपनी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। एक है आपका महारत्न, एक है नवरत्न और एक है मिनी रत्न। ये तो आप सबको पता होगा। तो अभी ये जो चर्चा में क्या था कि अभी जो जो महारत्न कंपनी है उसकी संख्या है टोटल 14। ठीक है। तो जो 14वां महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये अभी HAL, इसको नया महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो किस कंपनी को अभी हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद नवरत्न की बात कर लेते हैं। तो नवरत्न में टोटल 21 कंपनियां हैं। ये है जो 21वें नंबर पे जिनको लास्ट में जोड़ा गया है वो है आपका मंझगांव डॉक शिपयार्ड। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ महारत्न कंपनी का क्या क्या क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उस कंपनी को नवरत्न कंपनी होना चाहिए, एकदम सा क्लियर सा बात है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका महारत्न कंपनी है उसका दर्जा प्राप्त करने के लिए जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें ये सूचीबद्ध कंपनी होना चाहिए। ये सेकंड क्राइटेरिया है। उसके बाद तीसरा तो जो क्राइटेरिया वो है कि 3 साल का जो औसत सालाना टर्नओवर है वो आपका 25,000 करोड़ होना चाहिए। और उस कंपनी का वार्षिक नेटवर्क 15,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो क्राइटेरिया है वो है कर के पश्चात जो शुद्ध लाभ है वो आपका 5,000 करोड़ होना चाहिए। अगर इतना क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तभी वो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। ये सारे जो भी करंट अफेयर के टॉपिक आपको दिया गया, आई होप कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप लोगों से बस एक गुजारिश रहेगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए। प्रतिदिन आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो आया करेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया आप सबको।